देशों में, यूके में, कनाडा में, मॉरिशस में आयोजित किया जा चुका है। और इस वर्ष मार्गशीर्ष महीने में पिछले वर्षों की भांति इस कार्यक्रम का आयोजन कुरुक्षेत्र में, जो इसका 7वां संस्करण है, वो बहुत धूमधाम से किया जाएगा। और कुरुक्षेत्र ही नहीं, हरियाणा के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा बड़ी धूमधाम से। और जितने भी 48 कोस के हमारे विभिन्न तीर्थ हैं, उनमें भी ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा एक पब्लिसिटी कैंपेन तैयार किया गया है। तो बटन दबाकर रिमोट से पब्लिसिटी कैंपेन की शुभारंभ करें। इस विषय में विभाग द्वारा एक छोटी सी लघु फिल्म भी तैयार की गई है। मैं अनुरोध करता हूं कि लघु फिल्म का प्रदर्शन किया जाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। ये धर्म क्षेत्र है, गीता ज्ञान की भूमि कुरुक्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है, गीता सार की भूमि कुरुक्षेत्र है। गीता की भूमि कुरुक्षेत्र हरियाणा में 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में धर्म, ज्ञान, कला, संस्कृति और मनोरंजन के महासंगम के साक्षी बनिए। विश्व स्तरीय हस्तशिल्प सरस मेला, भव्य महाआरती, दीपदान, प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति, मानस गीता कथा श्री मुरारी बाबू द्वारा। न छूटे ये अवसर इस बार। गीता की भूमि पर सुनिए गीता का सार। आप सादर आमंत्रित हैं। आज की इस प्रेस वार्ता में विशेष तौर पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी पधारे हैं, जिनकी प्रेरणा से बड़ी सफलतापूर्वक गीता महोत्सव का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और कुरुक्षेत्र में भी हर वर्ष हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। साथ ही मेंबर सेक्रेटरी कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड से विजय दहिया जी एवं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के हमारी सभी अन्य अधिकारीगण भी यहाँ उपस्थित है। सर्वप्रथम मैं गीता मनीषी महाराज जी से अनुरोध करता हूँ कि इस विषय में हमें थोड़ा सा ज्ञानार्जन दें। यहाँ उपस्थित हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, सभी अधिकारीगण, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानस सचिव और उपस्थित अनेक सदस्यगण और सभी पत्रकार बंधु भगिनी, श्रीमद् भगवद गीता की बात करें। गीता जो है वो भारत का गौरव ग्रंथ है, लेकिन केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। हिंदुओं की आस्था का ग्रंथ है, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, पूरी मानवता के लिए है, प्राणी मात्र के लिए। और इसीलिए भगवद गीता में कहीं भी ऐसा कोई शब्द नहीं आया, जहां भी शब्द आया सर्वभूतेषु सर्वभूत हिते रतः, सब प्राणियों के हित की बात आई। किसी प्रकार की कोई संकीर्णता भगवद गीता में नहीं। एक व्यापक सोच का ग्रंथ, सकारात्मक रचनात्मक सोच का ग्रंथ है भगवद गीता। हमें लगता है कि वर्तमान में जो स्वरूप विश्व स्तर पर देखा जा रहा है, तनाव बढ़ रहे हैं, दबाव बढ़ रहे हैं, अवसाद की दर, डिप्रेशन रेट बढ़ रहा है, दुर्भाव बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे विश्व को देखें, सुसाइडल रेट, आत्महत्या
ये सब बढ़ रहे हैं। कहीं युद्ध की विभीषिकाएं विश्व में, कहीं प्राकृतिक आपदाएं, कहीं कोरोना वायरस जैसी समस्याएं। हमें लगता है कि भगवद गीता इन सब प्रकार की समस्याओं का तर्कसंगत वैश्विक समाधान है। कर्तव्य निष्ठा का ग्रंथ है भगवद गीता। मैं जहां हूं, मैं क्या बेस्ट दे सकता हूं अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने क्षेत्र में, ये सार है गीता का। हर क्षेत्र के लिए एक अद्भुत प्रेरणा है भगवद गीता, हर क्षेत्र के लिए। जीवन उत्थान की बात हो, कर्तव्य की पहचान की बात हो, परंपराओं के सम्मान की बात हो, स्वस्थ सबल राष्ट्र निर्माण की बात हो, मानवता की मुस्कान की बात हो, या प्रत्येक समस्या के समाधान की बात हो, सब कुछ भगवद गीता में। ऐसा ग्रंथ, ये हमें लगता है कि हरियाणा का एक गौरव है कि ऐसा ग्रंथ जो विश्व भर के विचारकों की एक प्रथम पसंद बना, चिंतन, उदार चिंतन की दृष्टि से। जो ग्रंथ स्वतंत्रता संग्राम में भारत के आजादी का अमृत महोत्सव भी है, तो अधिकतर स्वतंत्रता सेनानियों ने भगवद गीता से मनोबल पाके राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राण उत्सर्ग भी करने में भी हिचकिचाहट नहीं की। वो ग्रंथ, तो ऐसा ग्रंथ जो समाधान बन सकता है, ऐसे ग्रंथ का उपदेश, गीता का उपदेश हरियाणा की धरा पर हुआ। हमें लगता है कि यह हरियाणा के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है, हरियाणा के लिए एक बहुत सम्मान की बात है ये कि हरियाणा में गीता का उपदेश, वो गीता जो पूरे विश्व के तक पहुंची। और ये भी हमें लगता है कि हरियाणा को अपने प्राप्त इस सम्मान को अधिकार भी है, कर्तव्य भी है कि अपने इस सम्मान को एक वैश्विक प्रेरणा, वैश्विक सम्मान बनाए। और उसी निमित्त से, समस्याओं के समाधान के निमित्त से, क्योंकि तब इस गीता जयंती पर 5159 वर्ष पूरे हो जाएंगे गीता उपदेश के। और तब की जो अर्जुन की स्थिति थी, मनोदशा थी, तनाव, दबाव, अर्जुन विषाद योग, डिप्रेशन के, और गीता ने समाधान दिया और अर्जुन फिर अपने कर्तव्य पथ पर आया। आज वही समस्याएं वैश्विक रोग के रूप में हैं। तो हमें लगता है कि गीता महोत्सव प्रारंभ हुआ कुरुक्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में आगे बढ़ा वो महोत्सव। प्रारंभ में विश्व के अनेक देशों के चिंतक, विचारक कुरुक्षेत्र आते रहे, वहां चिंतन मंथन होता रहा, और फिर गीता जयंती उत्सव भारत की सीमाओं से बाहर निकला। मॉरिशस, ब्रिटेन और कनाडा में, ब्रिटेन में वो एक अद्भुत दृश्य था जब ब्रिटेन की संसद के दोनों सदनों में, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 2019 में, दोनों सदनों में से सम्मान वहां ऑल पार्टी पार्लियामेंट ग्रुप के चेयरमैन बॉब ब्लैकमैन उस समय उपस्थित थे उस कार्यक्रम में, और भी अनेक मेंबर पार्लियामेंट थे वहां, मिनिस्टर्स थे। तो बॉब ब्लैकमैन ने सर पर गीता जी रखी और उन्होंने कहा कि हम से सम्मान अपनी पार्लियामेंट में स्थान देने जा रहे हैं गीता को। अभी कनाडा में जब गीता महोत्सव था, वहां के स्पीकर जो हैं, उन्होंने बहुत ऐसी अद्भुत बात कही जो हम सब के लिए, हमें लगता है कि पूरे देशवासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए तो निश्चित है ही है, एक बड़े सम्मान की बात थी। उन्होंने जब कहा कि और पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्स लाइब्रेरी वाज इनकम्प्लीट विदाउट भगवद गीता, टुडे आई थिंक इट इज कंप्लीटेड बिकॉज भगवद गीता इज हेयर इन आवर पार्लियामेंट। तो ये वहां के स्पीकर ने बात कही।
गीता जी लेते हुए बड़े प्रसन्नता से स्वीकार किए। तो वहाँ की 2 प्रोविंशियल पार्लियामेंट्स में भगवत गीता रखी गई। मेन जो नेशनल पार्लियामेंट है कैनबरा अपने ऑटवा में, वहाँ भगवत गीता ऑटवा पार्लियामेंट में कार्यक्रम हुआ। तो इस रूप में जो ये भगवत गीता का एक वैश्विक स्वरूप जो वास्तव में गीता में है, वो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से जो प्राप्त हो रहा है, उसमें निश्चित हरियाणा का सम्मान, हरियाणा वासियों का सम्मान और पूरे राष्ट्र का एक सम्मान। जिस देश ने भारत पर इतना लंबा राज्य किया, वहाँ की पार्लियामेंट में गीता का भाव, तो ये निश्चित रूप से। और वर्तमान में तो जो प्रधानमंत्री बने हैं वो स्वयं गीता के अध्येता है, नियमित गीता पढ़ते हैं ऋषि सुनकर, और उन्होंने बड़े खुले में घोषणा भी की कि मैं भी जब मुझे लगता है कुछ ऐसा, तो मैं गीता पढ़ता हूँ, नियमित भी पढ़ता हूँ, और बीच में जब कोई समस्या लगती है तो भी मैं गीता पढ़ता हूँ। और हमें ये भी प्रसन्नता है कि हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी भी भगवत गीता को हर समय अपने पास रखते हैं, अपने साथ रखते हैं, और गीता की उस प्रेरणा को व्यवहारिक रूप देने का भी जो कर्मण्येवाधिकारस्ते की प्रेरणा है, व्यवहारिक रूप देने का प्रयास, उनका भाव, पूरे प्रशासन की सक्रियता, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की सक्रिय भूमिका, सब मिलकर के निश्चित जो एक स्वरूप बन रहा है, पूरे विश्व में कुरुक्षेत्र का सम्मान बढ़ रहा है, हरियाणा का सम्मान बढ़ रहा है, और एक समाधान का मार्ग भी मिल रहा है। उससे सबके प्रति शुभेच्छा, शुभकामनाएं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उनके उद्बोधन के लिए प्रार्थना करता हूँ। अपने आज की प्रेस वार्ता में हमारे बीच में सम्माननीय आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज स्वयं उपस्थित हैं। मैं इनका हरियाणा सरकार की ओर से अभिवादन करता हूं। और आज ये जो प्रेस वार्ता जिसका विषय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का जो कार्यक्रम, जो उत्सव कुरुक्षेत्र में हम कर रहे हैं, उसी के बारे में आपने जो मार्गदर्शन दिया है, जो इस प्रकार से उसकी जो व्याख्या की है और जैसे उसका एक महत्व बताया है, उस महत्व को ही सारगर्भित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए लगातार हम 5 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं हरियाणा में। क्योंकि गीता जी का संबंध, भगवान कृष्ण जी का संबंध, उनका कर्म क्षेत्र हरियाणा के साथ रहा है, तो हरियाणा और विशेष तौर पर कुरुक्षेत्र इसके लिए विश्वव्यापी एक जिसको कहना चाहिए कि एक स्थान बना है दर्शन का, और महत्व भी उसी प्रकार से बना है। तो ये कार्यक्रम से पूर्व जो प्रेस वार्ता हर वर्ष हम कार्यक्रम के लगभग 10 दिन पहले करते हैं। कभी दिल्ली की है तो कभी कुरुक्षेत्र में की है। इस बार ये तय हुआ चंडीगढ़ में आप लोगों के साथ वार्ता करेंगे। तो इसके अंदर हमको पता है कि कुरुक्षेत्र स्थान जो है वो अपनी पवित्र नदियों में से माँ सरस्वती नदी उसी के किनारे पर है। वेदों का और पुराणों का जो प्रतिष्ठा हुई है वो सरस्वती नदी के किनारे ही हुई है। और ये सारा कुल मिलाकर हमारी सांस्कृतिक जो विचारधारा है, सांस्कृतिक जो हमारी जो एक पुरोधा है, उसके कारण से हम इसका हमेशा गुणगान भी करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का जो ये कार्यक्रम है, ये 5159 वर्ष पूर्व जो घटना हुई महाभारत की, उसको लेकर के ही हम इसको याद करते हैं कि भगवान कृष्ण ने स्वयं युद्ध के मैदान में और एक जीवन के सार के रूप में ये संदेश दिया था। न केवल ये उस समय के लिए था, बल्कि इसको मैं मानता हूं कि ये सार्वभौमिक, सार्वकालिक, ये हमेशा हमेशा के लिए है और दुनिया के किसी भी हिस्से में इसी प्रकार का महत्व रखता है जैसा यहाँ उस समय महत्व रखता था। तो इसलिए इसका आवश्यकता महसूस हुई कि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर संदेश को देने का काम करें। मुझे खुशी है कि स्वामी जी के नेतृत्व में इसको हम कई देशों में कर चुके हैं। आगे भी जहाँ जहाँ से हमारे पास डिमांड आएगी उसको हम करेंगे। जैसा बताया कि मॉरिशस में, लंदन में और इस वर्ष कनाडा में हमने किया,
ऑस्ट्रेलिया का भी निमंत्रण आया हुआ है। अगले इस वर्ष में 2023 के अंदर वो कार्यक्रम भी होगा। और संयोग से भारतवर्ष का ये जो 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो अमृत महोत्सव के कार्यक्रम चल रहे हैं, हम इन सब कार्यक्रमों को उसका हिस्सा मानकर कि एक राष्ट्रीय विचार को लेकर के इसको हम आगे बढ़ाएं। स्वयं 2014 में जब प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र में आए थे, उन्होंने भी इसी प्रकार के उद्गार प्रकट किए थे कि जिसके कारण से गीता का महत्व उनको ध्यान में आता है। इस बार का ये जो उत्सव है 19 दिसंबर से ये शुरू हो जाएगा और 19 नवंबर से ये शुरू हो जाएगा और 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलेगा। उसके अंदर पहले जो हमारा शिल्प और सरस मेला ये 19 नवंबर को शुरू होगा ब्रह्म सरोवर के तट पर, और प्रतिदिन आरती आदि के कार्यक्रम भी लगातार चलेंगे। मुख्य कार्यक्रम जो है वो 29 नवंबर से और 4 दिसंबर तक, ये जो 5-6 दिन का कार्यक्रम होता है, ये मुख्य रूप से वो कार्यक्रम होता है। उसके अंदर देश विदेश से बहुत लोग भाग लेते हैं और विशेष तैयारी के नाते से हमारा जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है और हरियाणा सरकार का हमारा जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, मिलकर के इसको काम करते हैं। बाकी स्थानीय तौर पर बहुत सी संस्थाएं वो भी उसमें सहभागिता करती हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जाती है। 29 नवंबर के विधिवत जो शुभारंभ है, उस अवसर पर अपने देश की राष्ट्रपति महोदया वो स्वयं आएंगी, उनके हाथों से इसका उद्घाटन होगा। और हरियाणा का, क्योंकि उनका पहला कार्यक्रम होगा, चंडीगढ़ में वो आ चुकी हैं, लेकिन चंडीगढ़ का वो जो दौरा है वो हरियाणा का दौरा नहीं मानते हम। हरियाणा का प्रवास, हरियाणा का दौरा तो वो स्वयं गीता जयंती के कार्यक्रम शुरू कर रही हैं। ये भी एक बहुत प्रसन्नता की बात हमारे लिए है। 29 की रात्रि को चंडीगढ़ आ जाएंगी और चंडीगढ़ में उनका 1-2 कार्यक्रम और रखे जाएंगे, हरियाणा की ओर से ही रखे जाएंगे। वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर एक संगोष्ठी, जैसे हर बार संगोष्ठी होती है, वो भी होगी। संत सम्मेलन होंगे। कार्यक्रमों में जैसे 18,000 विद्यार्थियों के द्वारा सामूहिक गीता का जो पठन है वो भी उसके अंदर किया जाएगा। 1 नवंबर से ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता ये शुरू हो चुकी है और इसका भी जो 50,000 से अधिक जो विद्यार्थियों का इसमें पंजीकरण हो चुका है। 25 से अधिक देशों के लोग वो सोशल मीडिया से इसके साथ जुड़े हुए हैं। यानी एक प्रकार का जो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है, इसमें हर प्रकार का जो साधन है उसका उपयोग हम कर रहे हैं, चाहे विदेशों में कार्यक्रम करना हो, चाहे यहाँ के कार्यक्रम को ऑनलाइन जोड़ करके और उनके साथ सीधा बातचीत करनी हो। इस कार्यक्रम में जो इस समय तक की जानकारी है उसमें विभिन्न देशों के, खास करके अजरबैजान, इथियोपिया, वियतनाम आदि देशों के राजदूत ये सब आने वाले हैं। 48 कोस की जो कुरुक्षेत्र भूमि है, जो युद्ध का एक माना जाता है क्षेत्र, उस युद्ध क्षेत्र के अंदर जो वैसे तो 138 तीर्थ स्थान हैं, लेकिन अभी उसमें 75 तीर्थ स्थान ऐसे हैं जिन पर प्रत्यक्ष ये कार्यक्रम होंगे। इसमें धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं, तो इस नाते से ये हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जैसा संत सम्मेलन मैंने कहा कि 3 दिसंबर को संत सम्मेलन होगा। हाँ, प्रांत भर में जो जिला स्थानों के ऊपर भी जो कार्यक्रम होंगे 2 से 4 तक, 2-3-4 तारीख को पूरे सब जिलों में गीता जयंती के 3 दिवसीय ये कार्यक्रमों का आयोजन भी उसमें किया जाएगा। वहाँ गीता पुस्तक मेले का भी आयोजन ये किया जाएगा। जितनी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें भी कथा है, प्रवचन है, प्रदर्शनियां हैं, लंगर हैं, ये सब यानी भंडारे। नेपाल पार्टनर कंट्री और मध्य प्रदेश, हमारा जो एक स्टेट को हम पार्टनर स्टेट बनाते हैं, तो इस बार मध्य प्रदेश को पार्टनर स्टेट बनाया है और नेपाल को पार्टनर कंट्री बनाया है। तो ऐसे इनकी भागीदारी भी हर वर्ष इसको बदल करके हम लोग करते हैं। जो मुख्य संस्थाएं हैं जो अभी तक हमको जानकारी मिली है, उनके कुछ के नाम मैं जरूर पढ़ना चाहूँगा। उनकी जो जानकारी सबको हो जाए, तो अपने लोग उनको संपर्क करने में लगे हैं, तो लगातार उनके साथ हम ये कार्यक्रम करेंगे। जैसे विश्व हिंदू परिषद वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसमें इन दिनों में शौर्य दिवस के रूप में, क्योंकि 6 दिसंबर का शौर्य दिवस का एक कार्यक्रम उनका चलता है, यहाँ गीता जयंती के कार्यक्रम के नाते हरियाणा के अंदर कार्यक्रम कराएंगे। कुरुक्षेत्र में भी उनकी भूमिका रहेगी।
तो इस बार ऑर्गेनाइज करके उस कार्यक्रम को कराने वाले हैं। जियो गीता का तो स्थान अपने यहाँ है ही है, क्योंकि जियो गीता जो संस्थान है स्वयं स्वामी जी की देखरेख में चलता है, तो एक प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जियो गीता की रहती है। ऐसे ही भारतीय योग संस्थान, जयराम विद्यापीठ, मातृभूमि सेवा संगठन, गोड़िया मठ, भारत सेवक संघ, खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो, छठी पातशाही गुरुद्वारा, उन्होंने भी कहा कि हम अपने यहाँ भंडारा चलाएंगे और भी जो कार्यक्रम करेंगे। शिरडी साईं बाबा, उनके मंदिर की ओर से भी, गीता कुंज की ओर से, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, ज्ञान मंदिर, ब्राह्मण तीर्थोद्धार, ब्रह्म कुमारी संस्थान, स्थानेश्वर मंदिर, महादेव सेवा समिति बाहरी, ब्रह्मपुरी अन्न क्षेत्र आश्रम ट्रस्ट, श्री गीता धाम, कश्यप राजपूत सभा, सर्वदा खालसा चैरिटेबल ट्रस्ट, मानवतावादी विश्व संगठन, इस्कॉन, ग्रीन अर्थ, तो ऐसे बहुत बड़े संगठन हैं, छोटे बड़े सब मिला करके ऐसे संस्थानों के 101 कार्यक्रम उन्होंने जो बताए हैं वो सब अपने ओर से ही करेंगे, सब अपनी ओर से खर्च भी करेंगे, व्यवस्था भी देखेंगे। उनके श्रद्धालु प्रदेश भर से या बाहर से भी वो सब आने वाले हैं। तो एक प्रकार से इस बार ऐसा लगता है कि पहले की अपेक्षा जन भागीदारी और बढ़ेगी। इस अपेक्षा से ही ये सारे कार्यक्रम जो किए जाए हैं, सभी शहर के अंदर या अपने जो मंदिर हैं, स्थान है, उनकी सजावट और वहाँ पर कथा कीर्तन प्रवचन प्रदर्शनियाँ भी बहुत जगह पर ऐसी लगाई जाएंगी। तो ये सारे कार्यक्रम होने वाले हैं और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा सफलतम कार्यक्रम इस बार होगा। आपके माध्यम से ये जानकारी और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इस अपेक्षा से ये कार्यक्रम आपके सामने प्रेस वार्ता की गई है। अब इस संबंध में क्योंकि आज का कार्यक्रम केवल गीता जयंती को लेकर के ही है, तो इसी संबंध में कोई बात स्वामी जी से आप लोगों को कोई जानकारी लेनी हो तो ले सकते हैं। कोई व्यवस्था संबंधी बात हमसे बात करनी है तो हमसे भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं इस बारे में आपका ध्यान आकर्षण करूंगा कि जो गीता जयंती का समारोह होता है, निसंदेह जो है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। कहीं न कहीं से आर्थिक गतिविधि भी इससे जुड़ी होती है, रोजगार भी काफी बड़े पैमाने पर लोगों को मिलता है। लेकिन जैसा कि पिछली बार भी आपने कुरुक्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था सड़कों को लेकर के, और वो आज भी जस की तस बनी हुई है। देखिए, ये स्थानीय एक मिनट स्थानीय मैं उत्तर दे ही देता हूँ इसका। ये स्थानीय तौर पर म्यूनिसिपैलिटी के काम होते हैं। कोशिश की जाती है कि ऐसे जो बड़े कार्यक्रम होते हैं उस समय वो सब लोग एक्टिव हों, शहर की स्वच्छता हो, सड़कें उनकी मरम्मत हो। पिछली बार का जो विषय आपने निकाला था, मुझे आज भी ध्यान में है कि पीपली से लेकर के और 3rd गियर तक की जो सड़क थी वो खुद गई थी, खुद भी पड़ी थी, कई महीने तक वो बन नहीं पाई थी। उसमें एक व्यवधान मैंने आपको बताया था, बाद में वो ठीक हो गया व्यवधान, वो ठेकेदार को हटा दिया गया, दूसरा ठेकेदार आ गया। मुझे लगता है सड़क भी शायद वो अगर आप हाँ करेंगे तो बन गई होगी। लेकिन मैं ध्यान आकर्षण करूंगा सूर्यग्रहण के मेले में, एक मिनट क्या जैसे गीता और रामायण दो हमारे बहुत बड़े ग्रंथ हैं। राम के लिए लोग अयोध्या जाते हैं जनरली जो है, और कृष्ण के लिए वृंदावन या मथुरा जाते हैं। हरियाणा में कृष्ण ज्ञान, तो इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे? चलिए, वो विषय अलग था, मैं समझा उसी में कुछ कह रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था सर कि सूर्य ग्रहण के मेले में इतना भव्य प्रोग्राम सूर्य ग्रहण का मेला होता था, उस दिन भी सड़कों पर गड्ढे थे और पैचेस। मैंने बताया मित्र, इन गड्ढों को या इन चीजों को गीता जयंती से या सूर्य ग्रहण से नहीं जोड़ना चाहिए। स्थानीय समस्या है, वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है उसको। गीता जयंती का या कोई वहाँ की धार्मिकता का, वहाँ स्थानों का, इसका कोई विषय तो चलेगा। हाँ, इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है वो हरियाणा को कैसे रोकेंगे? गीता जयंती पे तो आ जाते हैं जब आप लोग बुलाते हैं, पूरे साल भर आए उसको, इसके लिए कोई सरकार की कोई बड़ी योजना है? देखिए, वहाँ ज्योतिषर में एक बहुत बड़ा संस्थान ऐसा बनाया जा रहा है और लगभग कितना 200 कुछ कितना करोड़ का, 250 हाँ 200 कुछ करोड़ का, 250 करोड़ के लगभग का बड़ा एक टूरिस्ट का वो केंद्र बनेगा, जिसमें 18 दिन की जो भी श्रीमद् भागवत गीता का ये जो संदेश है वो लाइट एंड साउंड के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से और एक अच्छी विराट स्वरूप जो ये आप देख रहे हैं, ये अभी वहाँ ज्योतिषर में स्थापना हुई है इसकी। पिछले दिनों में शायद 2-3 महीने ही हुए हैं, 30 जून को हुआ, 4 महीने ही हुए हैं। और अभी लाइट प्रोजेक्शन के साथ इसका नया स्वरूप और 19 संचालक जी आए। तो ऐसे एक एक स्थान को बढ़ावा दिया जा रहा है।
तो कृष्णा सर्किट के साथ हमने इसको जोड़ा है। केंद्र की ओर से भी सहायता इसकी मिल रही है और आगे इन चीज़ों को और कैसे विस्तार हो, तो इसका एक भव्य कुरुक्षेत्र इस नाते से एक स्वरूप इसका निकलेगा। कुछ वर्षों में टूरिस्ट बड़े भी हैं, अच्छी संख्या में। पिछले 5-6 वर्षों में स्वामी जी से एक बड़ा अच्छा बहुत बड़ा स्वामी जी का आना, मुख्यमंत्री साहब एक आभारी अंग से बंदी है इस महल की भी, उसका स्वागत है। और जैसे 2024 में जैसे घटरे बधाई स्वामी जी ने सारी चिंतन किया, क्या 2024 में जो अमृत एक मंथन हो रहा है, क्या लगता है कि पूरे विश्व भर में अखंड भारत की जो रचना को लेकर चल रहे हैं कि हरियाणा का हरि का आना, बल्कि हरियाणा हरि का आना, उसमें क्या लगता है कि हरियाणा का इतना बड़ा रोल है विश्व भर में, क्या अखंड भारत को हम 2024 में देख पाएंगे? स्वामी जी की आज हमारे बीच में आना हुआ है, इनकी आभा से एक अलग से चेहरे पर भी आपका प्रकाश हुआ। मैंने भी क्वेश्चन करने की हिम्मत की है, इतनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच में बैठी है, वरना आपको भी क्वेश्चन करते नहीं, आज पहली बार क्या। जी मैं जर्नलिस्ट सुरेंद्र से हूँ, तो आज मेरा भी सुरेंद्र जी देखो, भगवत गीता वासुदेवा सर्वम की सोच को लेकर एक विश्व को एक परिवार बनाने की प्रेरणा का ग्रंथ है, क्योंकि भौतिकवाद ने विश्व को बाजार के संग का रूप दिया है। भगवत गीता का जो चिंतन है, वर्ल्ड एज वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम, तो उसी सोच को लेके चल रहे हैं। और जब सबको लगेगा कि समाधान गीता है, समाधान कुरुक्षेत्र है, हरियाणा है, समाधान भारत है विश्व में बढ़ती समस्याओं का, तो हमें लगता है कि जब सोच में अखंडता आ जाएगी तो अपने आप वो अखंड भारत की स्थितियां भी अपने आप पनपने लगेंगी। उसके लिए हम कोई व्यवहारिक दृष्टि से वो मान के नहीं चल रहे कि सीमाओं की दृष्टि से, लेकिन सोच की दृष्टि से गीता का संदेश वसुधैव कुटुंबकम की सोच बनाएगा तो निश्चित भारत का गौरव बढ़ेगा और भारत का स्वरूप विश्व तक अपना प्रभाव बनाएगा। स्वामी जी जो संत सम्मेलन है ये एक दिन का ही है या स्टेट लेवल? वैसे नित्य प्रति संत रहेंगे। जैसे प्रथम दिन 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि उस दिन भारत की राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति जी रहने वाले हैं, तो उस दिन पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के में सक्रिय भूमिका है जिनकी, तो वो रहने वाले हैं। नित्य प्रति कोई संत रहेंगे प्रत्येक कार्यक्रम में, लेकिन एक दिन ऐसा निश्चित किया गया है जिसमें देश के भी कुछ वरिष्ठ संत हों और प्रदेश के हर क्षेत्र के सभी मुख्य संतों को जो उपलब्ध होते हैं आमंत्रण सबको दिया जाता है और अधिकतर आते भी हैं, आएंगे भी। महाराज जी जैसे आज के टाइम पे डिप्रेशन में लोग हैं, आर्थिक तंगी में लोग हैं, मुश्किल में लोग हैं, तो गीता का ऐसा कौन से वाला अध्याय पढ़ा जाए या रोज एक पढ़ा जाए या विशेष कोई एक अध्याय का आप जरा बताएंगे मार्गदर्शन? देखो वैसे तो गीता का हर शब्द जो है डिप्रेशन का एक बिल्कुल अचूक डिप्रेशन को दूर करने का अचूक माध्यम है। भगवत गीता की जो ये सोच है, जिस कारण से हम देखते हैं कि आज बचपन भी, यौवन भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है, तो क्या है कि पहले से जो अपनी ऊर्जा अपने कर्तव्य में लगानी चाहिए, अपने कार्य में लगानी चाहिए, वो ऊर्जा कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाती है। कहीं फ्यूचर को लेकर के ऐसा होगा, नहीं होगा, ना हुआ तो जब पहले से प्रश्न खड़ा होगा और नहीं हुआ वैसा, तो मन तो पहले से डाउन कर लिया जाता है, ऊर्जा पहले से भविष्य की ओर छोड़ दी जाती है। तो भगवत गीता कहती है कि वर्तमान में रहकर अपने कर्तव्य में पूरी ऊर्जा लाओ, एक तो अच्छा परिणाम मिलेगा और भविष्य अपनी चिंता आप करेगा। उसकी दृष्टि से हमें लगता है कि दूसरा अध्याय जो है उसमें हर प्रकार का साधन है विषाद से आह्लाद की ओर बढ़ने का। स्वामी जी हमारा गीता जिस तरीके से पवित्र ग्रंथ के तौर पर दिया है, हम देख रहे हैं कि कुछ दिन से ट्रैफिक लाइट्स पर भी लोग जो है वो गीता को लेकर के मिल रहे हैं, खिड़की भड़का रहे हैं। कितना ठीक आप इसको मानते हैं, प्रचार के तौर पर मानते हैं इसको या फिर ऐसा नहीं मानते? तो हमें लगता है कि प्रचार की व्यवस्था में जो भी जिस ढंग से कर रहा है वो ठीक ही है, कोई हमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, जो कर रहा है ठीक है। लेकिन हमें लगता है कि गीता को भावपूर्वक और ठीक ढंग से सम्मान से दिया जाए
और सम्मान से लिया जाए और उसे आगे पढ़ने की प्रेरणा दी जाए। सर वो हाँ इस्कॉन का जो कार्यक्रम होता है ना, वो तब उनके सेंट्स जो होते हैं वो मतलब एक राशि पे सबसे आग्रह करता है खरीदने के लिए। ये सर, ये जो 250 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, ये अगर इसका विस्तार दे पाएंगे, ये तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है। तो गीता जयंती का चलो हम आयोजन तो करते ही हैं, सालों में तो प्रचार हो गया, नाम हो गया। अल्टीमेटली तो इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र को जो विश्व स्तर पे जो नाम पहचान हरियाणा के साथ दिला सकते हैं, ये प्रोजेक्ट क्या है? मतलब इससे ज्यादा बन पाएगा या फिर जो हमारे ज्योति सर वो तो है ही। देखिए मतलब कैसे कर रहे हैं तो हम कैसे गीता के साथ साथ पूरे कुरुक्षेत्र को कैसे कर पाएंगे? सर इसी में तो श्री कृष्णा सर्किट 2 भी काफी लंबे समय से इंतजार है, वो कब तक? और ये सर्किट तो पुराना था पिंजौर और कुरुक्षेत्र पिंजौर ऐसे बनाना था एक सर्किट जो नहीं, वो सर्किट उस टाइप से सर्किट नहीं है। उस सर्किट में तो यह है कि सारे देश के ऐसे प्रमुख स्थानों को ध्यान में रखते हुए एक कुछ राशि है, वो राशि का एक आवंटन किया गया कि सर्किट नाम दे दिया, लेकिन उस राशि से उन स्थानों का विकास किया जाए, उन स्थानों को प्रभावी ढंग से डेवलपमेंट की जाए। सर्किट तो फिर बाद में जब लोग आते हैं जाते हैं तो सर्किट तो तब बनता है, उन लोगों को सर्किट कोई सड़क नहीं बनानी है। वैसे उसका मुख्य है कि जैसे रामायण सर्किट है तो भगवान राम से जुड़े हुए अयोध्या है, चित्रकूट है जो स्थान है, या भगवान कृष्ण से जुड़े हुए द्वारका है, उधर मथुरा वृंदावन है, कुरुक्षेत्र है, तो ऐसे स्थान लिए गए हैं उस सर्किट में। हमारे 250 करोड़ का प्रोजेक्ट 250 करोड़ का प्रोजेक्ट तो जो ज्योतिसर में ही एक म्यूजियम और एक वर्चुअल ढंग से ऐसे स्थान पर सभी 18 अध्यायों का वर्णन करते हुए एक बहुत बड़ा एक स्थान बनाया जा रहा है। निर्माण उसका शुरू हो चुका है, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर प्राय बन गई। अब उसका जो टेंडर होना है, वर्चुअल जो सारा कार्यक्रम करना है, वो सारा होकर के और अगले साल के कब तक इसकी टाइमलाइन रखी हमने? 6 महीने में लगभग 6 महीने के हो जाएगा तैयार। उसका उद्घाटन करेंगे। एक अच्छा लोगों के आने जाने के लिए एक उसमें गीता समझने का एक मौका मिलेगा। बहुत लोग गीता को शायद समय पर पढ़ नहीं पाते। अब मैं भी जैसे स्वामी जी ने बताया है कि गीता को अपने साथ रखता हूँ, लेकिन पढ़ने के लिए कभी कभी कोई अवसर मिल गया, कभी रात को सोने से पहले सवेरे उठते हुए, और उसका फिर समझना भी हर एक चीज़ का स्वामी जी के साथ बैठ करके तो शायद हम अर्थ भी समझ लेंगे और ज्ञान भी ले लेंगे। हमने तो एक श्लोक शुरू में पढ़ना शुरू किया था, उसी का इतना यानी असर हो गया क्या, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब हमने कर्म करना शुरू कर दिया, उसके कभी उसकी फल की चिंता नहीं की, बिना चिंता किए यहाँ तक आ गए। नहीं, मैं कह रहा हूँ उसी का असर हुआ, उसी का असर हुआ। अब सारा पढ़ लेंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। इसलिए ये 18 दिन में गीता को समझने के लिए वो एक ऐसा स्थान बनेगा और बहुत अच्छा भव्य बनेगा। उसका जब बन जाएगा उसका हमें लगता है कि जिस समय ये बन जाएगा, लगभग 6 वर्चुअल म्यूजियम वहाँ बन रहे हैं। पूरी महाभारत क्या है, महाभारत में से गीता कैसे निकली, उसका इस ढंग से वर्णन है कि हमें लगता है कि जब वो पूरी तरह से अच्छी तरह से बन जाएगा, विदेशों से भी जो आएंगे लोग, दिल्ली आएंगे तो उनका मन करेगा कि हम कुरुक्षेत्र जाके आए अवश्य। और जो एक प्रश्न था कि वृंदावन मथुरा जाते हैं लोग, हरिद्वार जाते हैं, लेकिन ये ऐसे ऐसे स्थान बनने के बाद लोगों का अपने आप लगेगा कि हमें कुरुक्षेत्र भी जाना है, समझ के आना है, देख के आना है। ये सर 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक प्रोग्राम चलने वाला है। पूरा गीता में माहौल होगा, पवित्र माहौल होगा। कोई शराब की दुकानें हैं, मांस मीट की दुकानें, वो बंद करने का कोई ऐसा विचार है? अभी तो पहले ही बंद है, कोई चिंता तो नहीं। वहाँ कुरुक्षेत्र में तो बंद नहीं है, पहले से ही बंद है, कोई उपयोग नहीं करता उसको। पूरे वैसे भी नहीं, सारे साल अंदर का उसमें नहीं है, बाहर उससे पहले से ही है। जब भी कुरुक्षेत्र में महोत्सव होता है, जयंती होगा, कोई बड़ा महोत्सव होता है, तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गीता की प्रतियां लोगों को बांटते हैं, रामपाल के अनुयायी होते हैं, और उसके ऊपर इंडस्ट्री आ चुके हैं कि कई बातें बहुत गलत लिखी गई हैं उस किताब के अंदर जो गीता में नहीं है। ये हर बार होता है, हर महोत्सव में होता है। ये निस्संदेह है ऐसा, लेकिन हम भी उस समय नहीं चाहते कि कोई ऐसी कलह द्वंद्व की स्थितियां बने। यद्यपि उसमें ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका समाधान तर्क उनके पास भी कोई नहीं कि आप क्यों दे रहे, मूल गीता क्या है वो है।
लेकिन एक वातावरण होता है। अब उस वातावरण में क्या है कि भीड़ है, अब कोई भी लेके कर रहा है, रोका भी जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ संस्थाओं के लोग, कुछ आपस जो लोग वास्तव में निष्ठावान है तो वो रोकते भी है, लेकिन भीड़ में फिर कहीं ना कहीं वो आ जाते हैं, तो कोई ऐसा वातावरण ना बने, तो इसलिए बहुत अधिक वो नहीं महत्व दिया जाता है। संघर्ष की बजाय शांति बना के रखी जाए, और उस शांति का जो वातावरण होता है, जो असल में गीता में जो कुछ है वही वातावरण रहता है। बाकी चीजों का वातावरण पर असर पड़ता नहीं है। कोई कुछ कर भी लेता है, छोटी मोटी चीजें इग्नोर करते हैं। कोई आपका सुझाव हो तो दे दीजिए। अगर कोई आपका सुझाव अच्छा सा हो तो इम्प्लीमेंट करेंगे। पूछ रहे हैं फ्री बस सेवा लगभग हरियाणा में तो शायद 50% पे हर वर्ष 100 के लगभग बसें चलाते हैं। 100 बसें चलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का बजट कितना रखा गया है? क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार ये बात कहता है कि ये मौजूदा सरकार है, ये इवेंट मैनेजमेंट बहुत बेहतर करती है, 5 साल में अनेक इवेंट करके करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, इस बात का बजट कितना है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जैसा मैंने पहले कई बार कहा है, इन लोगों को समाज में किस प्रकार से काम करने चाहिए इसकी कल्पना किसी को नहीं है, विपक्ष वालों को। वो तो शायद ये मानते हैं कि सड़क तब यानी एक सड़क में गड्ढे आ गए, उसको भर दिए, वो निर्माण हो गया, या कहीं नई सड़क बना दी, वो एक निर्माण हो गया। मैंने हमेशा कहा, मनुष्य निर्माण जो होता है वो अपने आप में एक बड़ा निर्माण होता है। मनुष्य मानव विकास, इसके अंदर व्यक्ति के संस्कार कैसे हो, नैतिकता कैसे बढ़े, कैसे समाज के अंदर चेतना जागृत हो, ये बड़े काम होते हैं। और इसमें अगर थोड़ा खर्च होता भी है तो उसके अंदर कोई बहुत बड़ी चिंता हमको इस बात की नहीं है। बजट हमारे पास कम नहीं है, पहली बात। दूसरा, जब कोई काम बड़ा शुरू किया जाता है तो शुरू करने में कुछ ना कुछ पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, बाद में धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर हो जाता है। जैसे पहले शुरू में पहले साल में हमको पता 10 करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च किया था हमने। कहीं कोई डिनाई करने की बात इसलिए नहीं कि सब डाटा रिकॉर्ड में है। बाद में घटते घटते वो 7 पर आया, 6 पर आया, 4 पर आया। पिछली बार तो हमारा 3 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ, और हो सकता है इस बार 3 से भी कम हो, क्योंकि अब साथ साथ उसकी कहीं ना कहीं कुछ प्रोजेक्ट्स की इनकम शुरू हो गई है। अब पार्किंग पहले कोई मांगता नहीं था, अब वो ठेके पर पार्किंग के भी 20-30 लाख रुपए दे जाते हैं। पहले इसी प्रकार के और जो स्थान हैं, जिन स्थानों का उपयोग है, मानो भोजन वाले हैं या स्टॉल लगाने वाले हैं, बाकी सब हैं, वो भी अब उसका थोड़ा बहुत किराया वहां उसमें से आ जाता है। पहले इसमें बहुत ज्यादा जो दान पात्र है, चढ़ावे, उसमें उतना पैसा नहीं आता था। दान पात्रों का जो आता है, उस समय में जितने स्थान अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के हैं उसके अंतर्गत जो दान पात्र है उसकी इनकम वही करते हैं। लेकिन कुल मिला के सारा हिसाब किताब कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड रखता है, सरकार उसका हिसाब नहीं रखता। हमें तो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड को ही ग्रांट देते हैं और वो ग्रांट से वो खर्च करते हैं। सारा हिसाब बता रहे हैं कि इस बार 1 करोड़ 25 लाख रुपए की इनकम पहली बार हो रही है, जो ठेके चले गए हैं। कभी भी इतनी इनकम नहीं हुई। पहले तो क्या 20-30 लाख आ गया, 10 लाख आ गया। पहली बार मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि 1 करोड़ 25 लाख रुपए इस बार की इनकम है। तो धीरे धीरे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे खर्च बढ़ेंगे, दानी भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये सारा समाज के ऊपर ही होता है कार्यक्रम। ये सरकारी कार्यक्रम अगर चलते रहेंगे तो लंबे समय तक चलते नहीं है। सरकार तो एक बार कहीं की चीज को प्रारंभ करती है, प्रारंभ करने में प्रारंभिक वर्षों में थोड़ा खर्च करना पड़ता है। अब आज कुंभ मेले होते हैं, अब कुंभ मेले तो कोई आदिकाल से चले आ रहे हैं, कोई सरकारों के बनने के बाद थोड़ी चालू हुए हैं, वो तो पहले से चल रहे हैं। हमारा देश स्वतंत्र नहीं था तब से चल रहे हैं। आज भी इतने कार्यक्रम हो जाते हैं कुंभ मेले के समय, 12 वर्ष के बाद कुंभ आता है, कई 100 करोड़ का खर्चा होता है। सरकार थोड़ी करती है, सरकार का एक निश्चय होता है, व्यवस्थाएं करनी है, स्वच्छता है, वहां का कोई और बिजली है, कुछ और है, स्थान देना है, या सुरक्षा की व्यवस्थाएं देनी है, ये सारी सरकारें करती हैं। बाकी समाज अपने आप इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है। हो रहा है, अगर 16 से 18 दिन का कार्यक्रम, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है सरकार द्वारा, तो देश से ज्यादा लोग हैं, क्योंकि स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए कोई भारत सरकार से रेल मंत्रालय से आग्रह है कि इसको जोड़ा जाए इस रूट से, स्पेशल ट्रेनें जो चलती, जैसे एक पहले जोड़ी थी ना पीछे, जो अभी बताया आपने मथुरा के गीता जयंती की, ऐसी अगर कहीं से भी डिमांड आएगी तो उस प्रकार का करेंगे। अभी तो कुल मिला के इसको प्रचारित किया जाए, दूसरे प्रदेशों से मानो लोग आए, उसके लिए एक पार्टनर स्टेट हम बनाते हैं, पार्टनर कंट्री भी होता है। दुनिया के जैसे 20-25 देशों के लोग बताए वो आना शुरू कर दिए हैं, विदेशों में कार्यक्रम होने शुरू हो गए हैं। तो ये धीरे धीरे गति जब पकड़ेगी, जबरदस्ती नहीं होता है, ये तो जैसे एक साधन दिए जाते हैं। अभी तो हरियाणा में हम सभी जिला केंद्रों से बसें चलाते हैं, 100 बसें चलती हैं,
सुबह उधर से आती हैं, शाम को इधर से जाती हैं, ताकि दिन में आए 2-4-5 घंटे रह करके चले गए, या जिसने रात को रुकना वो अगले दिन जाएगा। धर्मशालाएं हैं, इतनी धर्मशालाएं कुरुक्षेत्र में हमने बनवाई हैं। हमने क्या बनवाई, हमने तो जमीन थोड़ी बहुत उनको उपलब्ध कराई है, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड से बनाई उन्होंने, सब सारी व्यवस्था अपने आप करते हैं। हरिद्वार के लिए भी ट्रेन चली थी, हाँ, वाया अंबाला हरिद्वार कुरुक्षेत्र, वो भी चली। तो ऐसे ही कार्यक्रम सब धीरे धीरे होंगे, सब कोई एक दिन में ही सारी चीजें नहीं होंगी। ये तो जनता की आस्था, ये ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि कोई किसी को कोई आर्थिक लाभ होने वाला है या किसी को कुछ और मिलने वाला, चलो दौड़ो वहां लुट जाएगा लेके आए। एक मन में जब तक उसका विचार नहीं आता, जब तक व्यक्ति के मन में ये आता मुझे भी गीता जयंती के अंदर जाना चाहिए, उसका प्रचार धीरे धीरे हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप बना है और आगे बनेगा। राष्ट्रपति और इस लेवल के नेता जब आते हैं, राष्ट्रपति महोदय तो मेरे ख्याल पहले कभी राष्ट्रपति आ रहे हैं, दूसरी बार आ रहे हैं, पहले हाँ, लेकिन वो नहीं आ पाए थे। हाँ, तो पहले एक राष्ट्रपति आए अपने रामनाथ कोविंद जी आए थे, अब दूसरी बार ये आ रही है। कोशिश करेंगे बीच में कभी एक आध बार प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण देंगे, वो भी आ जाएंगे। तो ऐसा कोई कार्यक्रम का उल्लेख धीरे धीरे बनता है। तो इसलिए मित्रों, मेरा तो यही कहना है कि हरि का ठिकाना हरियाणा, गीता के जयंती पर आप भी जरूर आना। बड़ा स्लोगन अच्छा बन सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो कि जानकारी दे रहे थे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर के, उन्होंने ये बताया कि मुख्य कार्यक्रम 29 नवंबर से शुरू होकर विधिवत शुरुआत जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे और साथ में अंत में एक बड़ी बात कह करके गए हैं कि हरि का ठिकाना हरियाणा और गीता महोत्सव में आप भी आना, यानी कि सभी को निमंत्रण देकर के गए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में जानकारी दे रहे थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर के रखी गई और इस बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो साझा की गई हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर के। उन्होंने ये बताया है कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक कार्यक्रम होगा। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर 5159 साल पहले गीता का उपदेश दिया था और कई देशों में गीता महोत्सव का कार्यक्रम जो है वो उसका आयोजन किया जा चुका है। मॉरिशस, लंदन और कनाडा में इसका आयोजन पहले ही किया जा चुका है और अब ऑस्ट्रेलिया में भी 2023 में गीता महोत्सव का कार्यक्रम होगा। और इसके अलावा जो यहाँ गीता महोत्सव होना है कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक ये चलेगा। हर दिन आरती का कार्यक्रम होगा और जो मुख्य कार्यक्रम है उसके बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्य कार्यक्रम 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये तमाम जानकारी दी है और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जब से गीता महोत्सव मना रहे हैं कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती, पूरी कोशिश की जाती है कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और इस बार जो पार्टनर स्टेट हैं वो मध्य प्रदेश और नेपाल पार्टनर कंट्री की भूमिका में रहेगा। छोटे बड़े संगठनों के 101 कार्यक्रम इस बार इस कार्यक्रम में होंगे और जन भागीदारी बढ़ने की पूरी उम्मीद जो है वो जताते हुए नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर के सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें जानकारी दी गई। गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज भी उनके साथ मौजूद रहे और उन्होंने भी तमाम जो जानकारियां हैं वो साझा की और बताया कि कितना भव्य और कितना यहाँ पर खूबसूरत जो प्रोजेक्ट हैं उनकी भी काम जो है वो चल रहे हैं। बात करें तो कुरुक्षेत्र को भी मथुरा और वृंदावन की तरह ही वैश्विक पटल पर लाने की पूरी कोशिश है। अब जो लोग मथुरा और वृंदावन जाते हैं भगवान कृष्ण की वहाँ पर झलक देखने के लिए, वैसे ही लोग कुरुक्षेत्र भी खुद ही आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहुँचाया गया है। इस महोत्सव को गीता महोत्सव हरियाणा सरकार मनाती है और इसमें राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रपति जैसे जब शख्सियत इस कार्यक्रम में पहुंचती है तो इसका प्रचार प्रसार देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी पहुंचता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये कार्यक्रम होता है। नेपाल को इस बार पार्टनर कंट्री बनाया गया है। हर बार आपको बता दें यहाँ पर पार्टनर कंट्री और पार्टनर स्टेट जो हैं वो रखे जाते हैं इस गीता महोत्सव में ताकि उन प्रदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार हो इस महोत्सव का और वो भी लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे। तो ये तमाम जो विशेष तैयारियाँ हैं वो भी कर ली गई हैं और जिस तरीके से इस बार जो कार्यक्रम होना है उसके बारे में तमाम जानकारी देते हुए नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। उन्होंने बताया कि कितना महत्वपूर्ण यह कार्यक्रम होता है और साथ ही साथ अपने बारे में भी बताते हुए नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। उन्होंने कहा कि गीता मैं भी अपने पास रखता हूं हमेशा, लेकिन
पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता है और पहला ही जब श्लोक पढ़ा तो उसी श्लोक के आधार पर आज तक आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं, आज तक काम करते हुए आ रहे हैं। हम सिर्फ कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा नहीं रखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ये कई बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताते हुए नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की और। हरियाणा के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर जो है वो सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के लोगों के लिए राहत की खबर। इसी महीने मिलेंगे आयुष्मान कार्ड। ये बड़ी खबर, बीपीएल सूची भी जारी होगी। 1,80,000 रुपए तक का सालाना आय वाले परिवारों को ये कार्ड मिलेंगे और हरियाणा के लोगों के लिए ये बड़ी खबर है, राहत की खबर है। आयुष्मान कार्ड इसी महीने मिलेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीपीएल सूची भी जारी की जाएगी। ये बड़ी खबर, 1.80 लाख रुपए तक का जिसका सालाना आय है, ऐसे परिवारों को इसमें शामिल किया गया है और इसी महीने आयुष्मान कार्ड मिलेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसी महीने आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे। बीपीएल सूची भी जारी की जाएगी। 1.80 लाख रुपए तक का सालाना आय वाले परिवारों को ये कार्ड मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के लोगों को इसी महीने में आयुष्मान कार्ड मिलेंगे और जिनकी आय 1,80,000 रुपए तक है सालाना आय, ऐसे परिवारों को ये कार्ड मिलेगा और इससे उन्हें काफ़ी फायदा होगा। खासतौर पर स्वास्थ्य संबंधित उनको फायदा जो है वो मिलेगा। आयुष्मान कार्ड के जरिए उनका इलाज हो पाएगा आसानी से और उनको खर्च ज़्यादा उनका नहीं होगा। तो ये तमाम जो फायदे हैं आयुष्मान कार्ड के, और बीपीएल सूची भी अब जारी की जाएगी।